हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम का मतलब। अब नाम से ही सजेस्ट कर रहा है डबल एंट्री, यानी कि हर एक एंट्री का डबल इफेक्ट होगा। एंट्री मतलब जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं एंट्री। और उस एंट्री का इस सिस्टम में हमें क्या करना है, इस सिस्टम में क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसका डबल इफेक्ट होगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि डबल इफेक्ट। अगर सिंपल बात करूँ डबल एंट्री सिस्टम का, तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया और उसके पीछे की रीजन। बिजनेस में क्या आया और क्या गया उसके पीछे की वजह। ठीक है, तो दो इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। ठीक है, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो आपने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने क्या करा, फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस में फर्नीचर आया, साथ में उसके पॉकेट से कैश भी तो गया, उसके बैंक से कैश भी तो गया। तो दो इफेक्ट यहाँ पर हो गए। एक तो फर्नीचर आ गया, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा कैश गया, उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो दो अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हुए, एक तो फर्नीचर की और एक कैश की। ठीक है, आपने किसी को पेमेंट करी, तो आपने पेमेंट करी, आपके हाथ से कैश गया। ठीक है, जिसको मिला उसको मिला ना, आपके पास से गया उसके पास आया। तो दो चीज यहाँ पर इफेक्ट हो रही है। तो सिंपल सिंपल यही हमारा डबल इंटरेस्ट सिस्टम। इसी सिस्टम पे पूरा अकाउंट टिका हुआ है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट, यानी कि एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा। राइट। और सिंपल बात करो तो बिजनेस में क्या आया और क्या गया और उसके पीछे की वजह, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। तो ये रही बड़ी सी डेफिनेशन बाय विलियम पिकलेस। तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ लोगे तो इजीली समझ में आएगा। द डबल एंट्री सिस्टम सिक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इन मनी और मनी इज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट। कहने का मतलब है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होगी, जो मनी के टर्म में है उसको रिकॉर्ड करना है, उसको भी डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, द रिसिप्ट ऑफ अ बेनिफिट, जिस ट्रांजेक्शन के चलते आपको जो बेनिफिट रिसीव होगा, ठीक है, उसको बाय वन अकाउंट, एक अकाउंट से क्या होगा, बेनिफिट रिसीव होगा। एंड द सरेंडर ऑफ लाइक अ बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट, और दूसरे अकाउंट से क्या होगा, बेनिफिट सरेंडर होगा। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जिसको बेनिफिट होगा वो उसको इफेक्ट करे एक अकाउंट, और जो बेनिफिट दे रहा है उसके अकाउंट को भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वो एक अकाउंट। राइट। द फॉर्मर एंट्री बिंग टू द डेबिट ऑफ द अकाउंट रिसीविंग। ठीक है, जो बेनिफिट ले रहा है उस अकाउंट को डेबिट, और दूसरा एस्पेक्ट से सरेंडिंग हो रहा है तो उस अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो सिंपल बेसिकली यही बोला गया कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होते हैं और उसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। एक ट्रांजेक्शन बेनिफिट लेकर, मतलब एक के अकाउंट में बेनिफिट होगा तो दूसरे अकाउंट उस बेनिफिट को सरेंडर करेगा। राइट। सो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम की, कुछ बेसिक ज़्यादा है नहीं। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम की। जो सिस्टम है हर एक ट्रांजेक्शन को डबल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करने की, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। राइट, कि ये हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास फर्नीचर आया, लेकिन कैश भी तो गया ना, कैश भी गया। और अगर उधार में खरीदा है तो आपको उसको पेमेंट करना है, तो भी वहाँ पास दो इफेक्ट ही हो रही है, दो अकाउंट इफेक्ट ही हो रही है। आपके पास कैश है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आपको पेमेंट करना है, किसको, जिससे खरीदा है। ठीक है, तो उस इंसान को फिर पैसे मिलेंगे बाद में, तो उस इंसान का अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट होगा। तो सिंपल एवरी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट, जिसमें एक को किया जाएगा क्रेडिट और एक को किया जाएगा डेबिट। राइट, जिसमें एक को किया जाएगा डेबिट और एक को किया जाएगा क्रेडिट। और जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा, मतलब जो और जिस ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा, वो हमेशा मैच करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट मतलब रिलेटेड टू पर्सन है। ठीक है, नेचुरल पर्सन, जो जैसे राम श्याम मोहन गीता सीता जो भी है, उस पर्सनल एस्पेक्ट को भी रिकॉर्डिंग की जाती है किसी इंसान से रिलेटेड। और इम्पर्सनल एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि आपके खर्चे हो गए, जहाँ पर कोई नेचुरल पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, खर्चे हो गए, लॉस हो गए, वो सब चीज़ों को भी क्या करना है, बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, वो सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो बोथ एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग करेंगे। जो लेन देन होंगी आदमियों के बीच में और उससे जो घाटा फायदा हो गया या और कुछ इफेक्ट पड़ेगी, तो वो सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट में। पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है, क्या है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल, कि भैया रिकॉर्डिंग तो करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी, ऐसे ही किसी को डेबिट और किसी को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने का स्पेसिफाइड रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल्स को बेसिकली क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। वो तीनों अकाउंट के बेसिस पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रूल्स देखने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है भैया, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जस्ट कुछ नहीं है, जो आप डेबिट एंड क्रेडिट जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसकी समरी, उसकी क्या है, समरी, जिसमें ये चेक किया जाता है कि अरिथमेटिकली हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो क्या है, सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होता है, तो उसको अरिथमेटिकली चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें पूरा समरी होता है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, और वो हमेशा मैच करती है, इक्वल होती है, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, देन डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को किसने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देखो, क्लास अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनका नाम होता है, जैसे स्कूल का नाम है, हॉस्पिटल का नाम है, कोई कंपनी का नाम है, कोई फर्म का नाम है। ठीक है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट जो होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, उनको पर्सनल अकॉर्डिंग में क्लासिफाई किया गया है। राइट, पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन का होगा, राम श्याम गीता सीता मोहन सोहन जो भी है, बंटी चिंटी हिंटी मिंटी, और जो फर्म के नाम भी है, जैसे स्कूल्स के नाम होते हैं, कॉलेज के नाम होते हैं, हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं, कंपनीज के नाम होते हैं, तो ये सब भी पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किए गए हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का अगर रूल की बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, ध्यान से देख लो, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर यानी कि जो रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर यानी कि जो देने वाला है, जो देने वाला है उसको करो क्रेडिट, उसको मिल रहा है उसको करो डेबिट, और जो देने वाला है उसको करो क्रेडिट। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का ये रूल हो गया। अब पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है वेरियस पार्ट्स में। उसमें पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया है 3 अकाउंट में, जिसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल पर्सन को क्लासिफाई किया है, जैसे कि नेचुरल पर्सन आ जाते हैं इसमें, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन, गीता, सीता, मीता, चिंटी, बंटी, हंटी जो भी है उन सब का अकाउंट आ जाएगा। प्रोपराइटर का अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिटर जिसको पेमेंट करना है, डेटर जिससे रिसीव होना है। ठीक है, तो ये सब अकाउंट जो है, तो ये सब लोगों के अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया, जो नेचर ने बनाया है पर्सन को, तो ओरिजिनल पर्सन का अकाउंट आ जाएगा इसमें। राइट, अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, जो नेचर ने नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है। जैसे कोई फर्म का अकाउंट है, जैसे कोई फर्म बनाया है तो फर्म का अलग नाम दिया गया है, कंपनी बनाया गया है इंसानों के द्वारा बनाया गया है तो कंपनी का अलग नाम है, स्कूल्स बनाया गया है स्कूल का अलग नाम है, हॉस्पिटल है उसका अलग नाम है। ठीक है, तो वो सबके जो नाम से अकाउंट ओपन होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये सब जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव नाम समझ में आएगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो अकाउंट किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि आपने किसी से काम कर रहा है, उसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आपको उसको सैलरी देनी, तो सैलरी क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर किसी पर्टिकुलर महीने की, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की उसको सैलरी नहीं दी गई है, ठीक है, सैलरी बचा हुआ है, पर एक नाम यूज किया जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग लग जाता है कि बचा हुआ है, तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी उस ग्रुप को पर्टिकुलर को अभी देना है सैलरी, अभी दी नहीं है लेकिन देना है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको देना है। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल में देखोगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का, तो अक्रूड इनकम हो गया, अनअर्न्ड कमीशन। कमीशन तो हमने अभी ले लिया है लेकिन अभी क्या है, कमाया नहीं है, अनअर्न्ड।
ठीक है। तो उस टाइप की जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया अभी तुम कमाए नहीं हो, अनअर्न्ड है, तो वो जो अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, किसी वो ऐसा अकाउंट जो किसी ग्रुप या पर्सन को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो ये हमारा पर्सनल क्लियर है। अब इम्पर्सनल की बात करते हैं, तो रियल और नॉमिनल। तो हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। तो रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट्स बेसिकली वो सारी चीज़ों का अकाउंट होता है जिसको हम वैल्यू कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, उसको मनी के टर्म्स से हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस की बेसिकली प्रॉपर्टीज, एसेट वगैरह वगैरह, ये सब की जो अकाउंट होती है वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली सारे एसेट्स की अकाउंट होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। राइट, तो वो होते हैं रियल अकाउंट। एग्जांपल में देखो तो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब कौन सा अकाउंट है? ये सब रियल अकाउंट में अंदर आते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? रूल ऑफ रियल अकाउंट, रूल की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल है, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जो भी कम्स इन हो रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है, जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करो? डेबिट करो। ठीक है, पैसा आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, बिल्डिंग ले रहे हो, जो भी ले रहे हो उसको क्या करो? डेबिट करो। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। पैसा जा रहा है, बिल्डिंग बेच दिया तो बिल्डिंग चली गई हाथ से, फर्नीचर बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, तो ये सब क्या है? जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? उन सबको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, तो ये रहा रूल। अब इसमें यार क्या है, रियल अकाउंट का भी क्लासिफिकेशन है। रियल अकाउंट का भी क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। ये सब आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस थोड़ी सी अभी बिगिनिंग में ना थोड़ा लोचा लगेगा। खैर देखते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है? वो रियल अकाउंट, वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनकी वैल्यू मेजर किया जा सकता है, वो होता है टेंजिबल। ठीक है, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैल्यू मेजर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल रियल अकाउंट में वो सारी चीजें जिसको जो कि रियल है और उसके वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये सब चीजें। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में वो सब चीजें भी रियल है लेकिन इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब क्या है भाई? इनटेंजिबल का सिंपल मतलब है यार, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हो और उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। क्या? जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हो, उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल में गुडविल, आपकी इज्जत, रेपुटेशन। ठीक है, अब आपकी इज्जत, रेपुटेशन, मार्केट में आपकी कोई ब्रांड, आपके मार्केट ब्रांड है, तो वो कोई इंसान थोड़ी है आके गले लग रहा है भाई कि मैं ब्रांड हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, मैं मेरे को गले लगा ले, ऐसा थोड़ी होता है। जिसको आप फील कर सकते हैं, हाँ भाई मुझे मार्केट में बहुत लोग जानते हैं, मेरी इज्जत है, मेरा नाम पहचान, ये सब है। तो ये सब जो गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। क्लियर है? क्लियर है रियल अकाउंट और रियल अकाउंट के टाइप्स। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या है। देन नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली खर्चे का अकाउंट होता है, गेन का अकाउंट होता है, इनकम का अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है। मतलब इसमें बेसिकली हमारे नुकसान और फायदे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में नुकसान और फायदे को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? ये सारे ऑल एक्सपेंसेस और इनकम की अकाउंट होती है। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, लिखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बात क्लियर है कि जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, एक्सपेंस मतलब खर्चे, लॉसेस मतलब नुकसान, घाटा होगा, उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और जितने भी इनकम्स और गेन्स, फायदे और कमाई जितनी होगी उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। बात बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे कि हमने सैलरी पेमेंट किया, वो हमारा एक्सपेंस है। हमने किसी सामान खरीदा, पैसा गया, खर्चा हो गया, तो डेबिट करो। ठीक है, और किसी सामान बेच दिया तो सेल हो गया, तो पैसा आ गया, तो सेल क्या हमारे लिए इनकम हो गया। ठीक है, तो वो हमें क्रेडिट कर देना है। इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट। ओके, वन मोर थिंग इन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? नॉमिनल अकाउंट जैसे कि सैलरी, सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी हमको पेमेंट करना होता है, तो सैलरी एक्सपेंस है। तो ऐसे भी जितने भी सारे नॉमिनल अकाउंट हैं उनके प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में, ठीक है, आगे या पीछे अगर कोई वर्ड लग जाए, जैसे कि वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग,
आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, ठीक है, अनअर्न्ड, ठीक है। तो ये सब अगर वर्ड लग जाए प्रीफिक्स या सफिक्स में तो ये नॉमिनल अकाउंट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो जब ये सब वर्ड लग जाए आगे या पीछे कोई भी नॉमिनल अकाउंट वाली आइटम को, तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां पर रूल फॉलो होगा पर्सनल अकाउंट का। ओके, तो ये बेसिकली ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट में अगर उनमें नॉमिनल अकाउंट में अगर वर्ड लग जाए प्रीफिक्स या सफिक्स में ये सब चीजें तो वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने स्टेज होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में पहला स्टेज है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड कहने का मतलब यह है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है, तो जहां पर ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करी जाती है उसको बोलते हैं जर्नल, और जर्नल में वो सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले डबल एंट्री का सिस्टम में पहला स्टेज क्या है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये आपने पढ़ा होगा सबसे पहला चैप्टर में, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन में मेनली क्या बनाया जाता है, लेजर, जहां पर हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट खोला जाता है, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उनका अलग अलग अकाउंट खोला जाता है और उनसे जितने भी ट्रांजेक्शन हुई होती है उन अकाउंट से रिलेटेड उनको एक सेपरेट जगह में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको बोला जाता है लेजर, ठीक है। तो पहले रिकॉर्ड करिए, फिर क्लासिफाई कर लिए अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग पूरा सेपरेट जगह पे। देन थर्ड होता है हमारा समरी, ठीक है। समरी, समरी में क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। समरी में बेसिकली समरी में क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये बेसिकली समरी। इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हम मेडिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि सारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये बेसिकली रही डबल एंट्री की स्टेजेस, जिसमें पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई करेंगे, समरी बनाएंगे। समरी में बेसिकली ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओके, देन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देख लेते हैं। तो एडवांटेज में बेसिकली कुछ 4-5 एडवांटेज देख लेते हैं क्लियर जल्दी जल्दी। तो पहला साइंटिफिक सिस्टम, तो इसमें अंडर दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स, ठीक है। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं किसी को डेबिट और किसी क्रेडिट के किसी को कहीं कुछ रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कि इसमें क्या किया जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, जैसे कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब रिकॉर्ड करने के बाद हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। वहां पर एनालाइज किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि सब ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्डिंग हुई है ना, मतलब हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट सही से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो इससे हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद इसमें पता चल जाता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि ड्यूरिंग द ईयर हमने नेट अर्निंग कितना की है वो पता चल जाता है। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए पांचवा है नोइंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज की रिकॉर्डिंग की जाती है और वहां पर देख के फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाया जा सकता है कि अभी बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, उसकी नेट वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये रही कुछ एडवांटेज। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।